Hello, friends. Good evening to all of you. This is Rahul, and this is my channel Exam Alert. And in this channel, I am completing my crash course on maths for TET Super TET NCTET examinations. सो गाइज होप कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आपको ये पसंद आ रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। और अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स भेजें कि क्या इस चैनल पे और लाया जा सकता है। आपके कमेंट्स को मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। तो गाइज जैसे कि नंबर सिस्टम के कई पार्ट्स चले हैं, अभी तक मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। अब आगे मैं नंबर्स में थोड़ा सा और आगे जाना चाहूँगा और जो बेसिक नंबर्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो बहुत ही तेज़ी के साथ मैं चीज़ें को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं बेसिक से। देखिए, सबसे पहला क्या है कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, इसको बोलते हैं इवन नंबर्स। सो प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतया विभक्त हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। मतलब कोई भी अगर संख्या है वो दो से पूरी तरीके से विभक्त हो जा रही है या दो से डिवाइड हो जा रही है तो उसको मैं सम संख्या कहूँगा, इवन नंबर कहूँगा। जैसे 32 है तो ये दो से कट जाएगी 16 बार, 46 है ये 23 बार कटेगा दो से, 54 है तो ये 27 बार कट जाएगा, 98 है तो 49 बार कटेगा, 90 है तो 45 बार कट जाएगा दो से। तो इस तरह ये सारी संख्याएं हैं जिसको हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं को पहचानने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये चार अंक अगर इकाई पे आ जाए आपके तो वो सम संख्या होती है। तो ये जैसे यहाँ पे इकाई पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, तो 0, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई पे आता है तो वो सम संख्या होती है। दूसरी प्रकार की संख्या है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब जो, या तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो संख्या सम नहीं है वो विषम है। तो संख्या या तो सम होगी या तो विषम होगी, इन दोनों में ही कोई एक संख्या होगी। तो पहले आप चेक कर लें क्या वो सम है, अगर सम नहीं है तो वो विषम होगी। ठीक है, तो इसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता, बल्कि 1, 3, 5, 7, 9 आता है। तो देखिए 23 इकाई पे 3, इकाई पे 5, 35 में, 57 में इकाई पे 7 और 81 में इकाई पे 1 आ गया। तो ये सब सम संख्या और विषम संख्या के बीच में डिफरेंस हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। इसको मैं रूढ़ संख्या भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? रूढ़ संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को कहता हूँ मैं रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब नॉन डिविजिबल टाइप्स, जो किसी से कटती ना हो, अभाज्य हूँ, जिनका कोई भाजक ना हो। ठीक है, सो ऐसी प्राकृत संख्या जिसके दो तथा केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, अभाज्य जिसको भाग दिया न जा सके, अभाज्य संख्या। ठीक है, सो ये तो दूसरा डेफिनेशन हो गई कि दो गुणनखंड होते हैं। अभी मैं गुणनखंड अगर डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे गुणनखंडों को हम देखते हैं। अभाज्य का मतलब है कि जो सिर्फ स्वयं से कट रही हो या एक से कट रही हो, वो अभाज्य संख्या है। तो इसका दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक होगा और एक स्वयं वह संख्या खुद होगी उसका गुणनखंड। इसके अलावा वो किसी और से नहीं कटेगा। ठीक है, किसी और से विभक्त नहीं होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये सवाल आपके टेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि 100 से कम सभी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? 25। 1 से 100 के बीच में या 0 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ये डायरेक्टली अब याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, आपको टिक करना है, वहाँ पे बैठ के गिनना नहीं है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 3, 5, 7, 4 ये हो गई, 11, 13, 17, 19 4 ये, 23, 29 2 ये, 31, 37 2 ये, 41, 43, 47 3 ये, 53, 59 2 ये, 61, 67 2 ये, 71, 73, 79 3, 83, 89 2 ये, 97 1। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24, 1, 25। तो टोटल 25 संख्याएं हो गई जो 1 से लेकर 100 तक में आ रही हैं। तो ये सारी 25 संख्याओं का वो ग्रुप है जो कि अभाज्य है, नॉन डिविजिबल टाइप से, प्राइम नंबर है, जिसको किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता स्वयं सिवाय अपने और 1 के। तो 1 से 50 तक में कितनी है आप जोड़िए, 1 से 50 तक में देखेंगे तो आप 15 अभाज्य संख्याएं पा जाएंगे। देखिए 1 से 50 तक में 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है 1 से 100 तक वाला। 1 से 50 तक आप याद रखिए, ये भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद ये सवाल 2 बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 के साथ में एक
जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है, बहुत यूनिक फीचर है कि दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम। आप देखेंगे तो सब विषम है, कोई भी सम नहीं है। ठीक है, दो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपके सवाल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये सवाल 2 बार पूछा गया है आपसे, 2013 में और 2017 के टेट एग्जामिनेशन में। और 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या। यह हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया था। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 10 अभाज्य संख्याएं। देखिए कौन कौन सी। 1 से 30 तक आप चलिए, 4 4 8 2 10। ठीक है, 4 4 8 2 10, 10 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 50 तक कितनी थी, 15। इसका मतलब कि 30 के आगे और 30 से 50 के बीच में 5 अभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, अब बात आती है सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स की। क्या बात आती है, को प्राइम नंबर्स की बात आती है। को प्राइम नंबर्स, देखिए यदि ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि सहअभाज्य संख्याएं दो संख्याएं होंगी को प्राइम फैक्टर, वो आपस में सहअभाज्य होंगी। को प्राइम का मतलब है आपस में म्यूचुअली प्राइम नंबर्स होंगी, मतलब आपस में उनका कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर टाइप नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 3 है, इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है सिवाय 1 के, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है, सिवाय 1 के कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। 3 5 है, जैसे इनका भी कॉमन डिवाइजर 1 है। 6 7 है, इनका भी कॉमन डिवाइजर 1 है। 9 11 इनका भी कॉमन डिवाइजर 1 है। 21 65 इनका भी कॉमन डिवाइजर 1 है। 1 के अलावा कोई भी संख्या इनको नहीं काटेगी, दोनों को एक साथ में। ठीक है, दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं करेगी। तो इसी का मतलब होता है कि सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। अब हमें एक पॉइंट आप नोट करिए, यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं ए तथा बी में प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या ए बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या है वह दो अभाज्य संख्याओं ए तथा बी में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या ए इंटू बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 36 है। 36 देखिए, 36 2 से भी पूर्णतः विभक्त है और 3 से भी पूर्णतः विभक्त है। 2 से भी पूर्णतः विभक्त है और 3 से भी पूर्णतः विभक्त है। तो 36 क्या होगा, 2 गुणे 3 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। समझ रहे हैं बात आप, 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों सहअभाज्य संख्याएं थी। 2 और 3 दोनों सहअभाज्य संख्याएं थी। तो 36 जो है एग्जाम्पल आप ले लीजिए। 36 2 और 3 दोनों से विभक्त है, दोनों से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, पूर्णतः विभक्त है, इसलिए 36 जो है 6 से भी विभक्त होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि एक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में कि एक क्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्याएं, देखिए मैंने अभाज्य संख्याओं के डेफिनेशन में आपको बताया था कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके दो तथा केवल 2 गुणनखंड हों। एक के 2 गुणनखंड नहीं होते, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है 1, तो एक अभाज्य संख्या तो होगा नहीं। और भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। समझ रहे हैं, भाज्य का मतलब कि उस संख्या के अलावा किसी से कटे। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये सवाल भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो ना कि भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कथन में आपको दे देंगे कि एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, तो कथन में आप इसको सत्य मानिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि पहली तथा अकेली सम अभाज्य संख्या 2 है। ये मैंने आपको यहाँ ही बताया था कि पहली तथा अकेली सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 2 बार आपके टेट एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि एक अभाज्य संख्या होती है। देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या और नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या ना ही एक सम संख्या है, ना ही एक विषम संख्या है, ना ही एक संयुक्त संख्या है, बल्कि इसका ऑप्शन डी, जो कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, नन ऑफ दीज। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग है। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है कि जो अभाज्य संख्याएं आपके ऋण संख्याएं, ऋण संख्याओं, अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्याएं भी कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि अभाज्य संख्याओं को आप ऋण संख्याएं भी कहते हैं। तो प्रथम 5 लेना है, तो प्रथम 5 कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 11। इन सबको आप जोड़ दिए, 2 3 5 7 11 को जोड़ेंगे आप, इनको आपका जोड़ आ जाएगा 28। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो ये सवाल यूपी टेट 2014 में आपसे पूछा गया था, बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही सस्ता सवाल।
अगला प्रश्न है संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, इस सवाल को करने के लिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए भी, क्योंकि अभी ये बताया नहीं गया है, इसलिए अभी आप फॉर द टाइमिंग इसको नोट कर लीजिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर। इसलिए 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। विषम संख्याओं की संख्या मैं कह रहा हूँ, पहले कह 1 से 40 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं, 20 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से 40 तक में आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो 20 तो सम हो जाएंगी और 20 विषम हो जाएंगी, तो 1 से 40 तक की विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग हो जाएगा सीधे सीधे, जो कि कितनी संख्या होंगे, 20, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये प्रश्न हरियाणा टेट 2014 में आपसे पूछा गया था। देखिए, अगला पॉइंट है नेचुरल नंबर्स, जिसको कहते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से नोट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इसके बाद अगला है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 भी ऐड कर दूं तो वो होल नंबर हो जाता है, जो कि जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। इसके बाद इंटीजर की बात आती है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं z। इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से या I से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं पे, किन्हीं किन्हीं किताबों में। सो इंटीजर्स तो आपके ऋणात्मक भी हो जाएंगे, तो -इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी अनंत तक। इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर को। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं और इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में भी आपको हम बताते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो -∞, -1, -हाफ, 0 + हाफ, 1 + 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये एक जनरल नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा हम जनरली नोटिफाई करते हैं चीज़ों को। बाकी अब परिमेय संख्या के बारे में देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए पहला बुलेट पॉइंट क्या है परिमेय संख्या में, कि संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, उस संख्या को क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहेंगे। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं। मतलब अगर संख्या परिमेय है तो वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक भी हो सकती हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है। परिमेय संख्या है तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी होगा उसके साथ में। परिमेय संख्याओं का p/q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है। ठीक है, यूनिक निरूपण नहीं होता। जैसे मैं अगर कह दूं कि 2/4 है, तो 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं, 10/20 भी लिख सकते हैं, 25/50 भी लिख सकते हैं। तो ये सब तुल्य परिमेय संख्याएं हैं या भिन्न, क्योंकि आप 2/4 को काटेंगे 2 से तो 1/2 बन जाएगा ना। ये 10/20 है तो इसको काटेंगे 10 से तो 1/2 बन जाएगा, 25/50 है तो 1/2 बन जाएगा ऑब्वियसली। तो ये परिमेय संख्याएं क्या है, ये तुल्य परिमेय संख्याएं, ये तुल्य भिन्न है। आप भिन्न के कॉन्सेप्ट में पढ़ा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको भिन्न के कॉन्सेप्ट में कि ये तुल्य भिन्न है, क्योंकि कटिंग करने के बाद में ऊपर नीचे प्रॉपरली डिवाइड करने के बाद में एक दूसरे को तुल्य परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। अब नोट में कुछ पॉइंट्स देख लें। ये सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, क्या है सही है। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में आप क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं और सारी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं। तो 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रही है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या बिल्कुल प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या भी है। तो प्राकृत संख्या भी है, इसका मतलब कि 0, देखिए प्राकृत संख्या नहीं होगी क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होगा जो कि प्राकृत संख्या का पार्ट नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा क्योंकि 0 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि आप कोई भी पूर्णांक लिखेंगे, m अगर पूर्णांक फॉर एग्जांपल 5 आपने लिखा तो 5 को 5/1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में तो ऑब्वियसली वो आ जाएगा। तो एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य कथन है। अगला कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? गलत कथन है, क्योंकि परिमेय संख्या जरूरी नहीं कि पूर्णांक हो। मैं कहता हूँ जैसे 3/5 ये एक पूर्णांक नहीं है, बल्कि हालांकि एक परिमेय संख्या है 3/5, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है। तो ये सारे जो कथन है ये एग्जाम में आपके पूछ लेते हैं कथन को ऊपर नीचे करके, तो ये आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न ये यूपी टेट 2014 में आपके आया हुआ है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं।
जैसे एग्जाम में 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो एक ऑप्शन 2 3 4, एक ऑप्शन अनंत लिखा होगा, तो आपको अनंत पे टिक कर देना है। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 7 और 13 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 और 13 के बीच में 7.12 भी एक परिमेय संख्या है, 7.59 भी एक परिमेय संख्या है, 7.625 भी एक परिमेय संख्या है। इस तरह से अनंत कितनी भी संख्याएं आप जो आपके दिमाग में आएंगी अनंत संख्याएं हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप परिमेय संख्या जान लीजिए और अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? √2, √3, √15, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सवाल आपके यूपी टेट 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सवाल यूपी टेट 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। इसको बहुत ही अच्छे समझिए। पाई क्यों एक अपरिमेय संख्या? 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का एक निकटतम मान है। 22/7 पाई का एक निकटतम मान है, वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। तो 22/7 कभी भी पूछे तो वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी के अलावा √2, √3, √15, ठीक है, ये सारी अपरिमेय संख्याएं 0.10, 110 ये इस तरह की अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वे संख्याएं जो चाहे परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का एक क्लब कर देंगे आप, एक उसका समेशन कर देंगे और सारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ले लेंगे तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। उनका समेशन एक वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य हों, यौगिक संख्याएं या विभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यौगिक संख्याओं को भाज्य संख्या भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं जो केवल 2 चीज़ों से विभक्त होती हैं, एक स्वयं से, एक से। यौगिक संख्याएं कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य हों, यौगिक संख्याएं विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9 एटसेट्रा। तो दोस्तों ये रहेगा आपका जितनी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आए हुए थे उनकी डिफिनीशन वाइज, उनके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स को मैंने कवर किया है इस पूरे वीडियो में। होप और जितना आज पढ़ाया है इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपके आने हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसी मेरे जो 15-16 मिनट का वीडियो जो हो रहा है इसी में से 3-4 क्वेश्चन आपको टेट एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे और होप कि आप उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। अपने कमेंट्स को हमें दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और लाइक का बटन दबाइए। और आप आगे अच्छी वीडियोस बनाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है और बहुत ही जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी वीडियोस लाएं जिनसे कम एफर्ट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन हो पाए, स्पेशली मैथ्स में। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे ट्यून्ड विद मी।